ये 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के काम में आता है। हम लोग उससे पहचान सकते हैं कौन सा वाला 3 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 1 डिग्री। कैसे पहचानेंगे? हमने सब कुछ कर दिया यहाँ पे, हमने सब कुछ बना दिया यहाँ पे, इसी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो ये 3 डिग्री अल्कोहल है ना, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन बोल सकते हैं ना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये वाटर निकाल के ही तो ये प्रोडक्ट बनाया था ना, दैट्स वाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। सबसे ज़्यादा रेट उसका था, मतलब ये सबसे इजीली ये प्रोडक्ट बनाएगा सबसे जल्दी। कभी भी हैलो एल्केन्स जो होता है ना, उसका कलर होता है टर्बिड। टर्बिड एक्चुअली में अल्कोहल, तुमको पता है अल्कोहल तुमने देखा है एकदम क्लियर होता है, क्लियर होता है, ये क्लियर होता है एकदम। इसमें हमने अगर ल्यूकस रिएजेंट डाल दिया, ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है, तो कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। इसमें क्लियर सा सॉल्यूशन में हमने ऊपर से जिंक क्लोराइड ल्यूकस रिएजेंट डाल दिया, करने के बाद क्या होगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा। वो जो प्रोडक्ट होता है दैट इज टर्बिड, मतलब धुंधला, घोला घोला सा कलर होता है, धुंधला सा कलर होता है। जैसे वाटर में एक ड्रॉप मिल्क डाल दोगे तो हेजीनेस आ जाएगा ना वाटर में, अब वो सॉल्यूशन, अब वो लिक्विड क्लियर नहीं रहेगा, तो ये टर्बिड हो जाएगा। तो सारे हैलो एल्केन्स ये भी टर्बिड हो जाता है, ये भी टर्बिड होता है, टर्बिड होता है। तो अब ये बताओ सबसे फास्ट किस में हो रहा रिएक्शन, इसमें। इसका मतलब सबसे जल्दी टर्बिडिटी किस में अपीयर होगा, 3 डिग्री में। हाँ, तो इस तरह से हम लोग ल्यूकस टेस्ट से 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी सबसे जल्दी आएगा, तो हम लोग लिखते हैं टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली। क्लियर? 2 डिग्री अल्कोहल में, ये जो 2 डिग्री अल्कोहल में जो टर्बिडिटी आएगा, इन केस ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी जल्दी नहीं आएगा। इसमें तो जैसे डाला इतना रिएक्शन फास्ट हुआ, संग संग ये प्रोडक्ट बन गया और संग संग टर्बिड हो गया। बट इसमें टर्बिडिटी अपीयर्स विद इन 5 मिनट्स, संग संग नहीं आएगा लेकिन 5 मिनट के अंदर आ जाएगा। संग संग नहीं आएगा, 2 मिनट 1 मिनट में नहीं आया, दूसरे मिनट में नहीं आया, लेकिन 5 मिनट में आ जाएगा। और 1 डिग्री में ये तो हो गया ना, चलो। लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल के केस में क्या होगा, रिएक्शन बहुत ही स्लो है, तो टर्बिडिटी डज नॉट अपीयर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन ही नहीं होगा और ये प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा अगर टर्बिडिटी नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। टर्बिडिटी अपीयर्स ऑन हीटिंग। ये इतना ही स्लो होता है ये रिएक्शन कि हमें इसको हीट करना पड़ता है, तब जाकर के ये प्रोडक्ट बनता है। तो टर्बिडिटी तब आता है ऑन हीटिंग। तो इस तरह से हमने एक नया टॉपिक कवर कर लिया। क्या? 2 टॉपिक कवर किया इनफैक्ट। एक तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन भी पढ़ लिया, मतलब कौन सा वाला अल्कोहल जल्दी से हैलो एल्केन बनाएगा, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसका मतलब 3 डिग्री अल्कोहल सबसे जल्दी हैलो एल्केन बनाएगा। क्लियर? उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो हमने इस तरह से समझ लिया। तो हम लोग अगर ल्यूकस रिएजेंट डाल देंगे 3 डिग्री में, 2 डिग्री में एंड 1 डिग्री में, तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि 3 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, 1 डिग्री कौन सा है। कैसे? अगर हमें नहीं पता है कि हमने 3 बॉटल में अलग अलग, 3 कंटेनर में अलग अलग हमने, किसी में 3 डिग्री, किसी में 1 डिग्री, किसी में 2 डिग्री लिया, हमें नहीं पता है किस में क्या है, और हमने तीनों में क्या कर दिया, ल्यूकस रिएजेंट तीनों में डाल दिया। जिसमें तीनों में से जिसमें जल्दी से एकदम संग टर्बिडिटी आ जाएगा, वो क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि उसका रिएक्शन रेट सबसे फास्ट है। उसके बाद संग नहीं आया लेकिन थोड़ी देर में आ गया, 5 मिनट के अंदर आ गया, वो कौन सा होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा। और इसमें आया ही नहीं रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी, उसको हीट करने पे टर्बिडिटी आता है, वो कौन सा होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा। तो हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर भी पढ़ लिया एंड फर्स्ट 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री का कैसे डिस्टिंग्विश होता है,
थ्रू ल्यूकस टेस्ट हमने वो भी पता कर लिया। ठीक है, तो ल्यूकस रिएजेंट क्या है वो भी पढ़ लिया हमने। तो दूसरा वाला बात अब हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा दूसरा वाला बात? कि जहाँ पर भी अगर कार्बोकेटायन बनता है तो दो बात हमें ध्यान रखना पड़ता है। पहला तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया, जहाँ पे रिएक्शन रेट के बारे में बात होगा। दूसरा क्या है? रीअरेंजमेंट के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मतलब हाइड्राइड शिफ्ट या फिर मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। उसके पहले तुम कुछ कुछ क्वेश्चंस को करोगे। चलो मेरे साथ कुछ कुछ क्वेश्चंस को करो, कुछ क्वेश्चन को करो। CH3 CH2OH के साथ हमने डाल दिया HBr, और HBr कैसे बन रहा है ये तुमको पता है। NaBr या फिर KBr के साथ हमने क्या डाल दिया था? H2SO4 डाल दिया था, तो जा कर के ये मिल रहा था, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2Br प्लस H2O। वेरी गुड। चलो हमने डाला CH3 CH3 CHOH एंड CH3, इसके साथ हमने HBr डाला। जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ, जल्दी से प्रोडक्ट बना दो। तो सर इसका प्रोडक्ट होने वाला है CH3 CH3 की जगह पे सर Br आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ये OH और ये H मिलकर क्या बना देगा? वाटर बना देगा। और इस OH की जगह पे क्या आ जाएगा? Br आएगा। और हम लोग यहाँ पे इस तरह से वेरी स्मार्टली हम लोग ये आंसर लिख देंगे। ठीक है, लेकिन ये आंसर गलत है, लिख के काट देना। बहुत बच्चों को इसका आंसर पता होगा, है ना। वीडियो बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, बहुत सारे को पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो इस तरह से बनाया है जिससे एकदम बच्चा जो एकदम बेसिक लेवल से पढ़ना चाहता है वो भी इस वीडियो को देख करके हर एक चीज़ को समझ जाए। एनीवेज, चलो ये क्यों गलत हुआ? सर आपने OH की जगह पे OH हटा करके Br डाल दिया, यहाँ भी OH हटा करके मैंने Br डाला, तो क्या गलत कर दिया? आपने OH की जगह पे Br डाल दिया, सही है। मैंने OH की जगह पे Br डाल दिया तो गलत हो गया। ये क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है स्टूडेंट्स। देखो केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसा है, क्या करोगे। हम लोग इसका मैकेनिज़्म को थोड़ा फॉलो करते हैं। यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहला H+ अटैक करेगा। मैंने मैकेनिज़्म तुमको पता होगा, तो मैं अब थोड़ा जल्दी करूँगा। H+ कहाँ अटैक करेगा? इस पूरे मॉलिक्यूल में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। सब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन बेचारा दयावान ऑक्सीजन H+ गरीब को इलेक्ट्रॉन देगा, क्या बनाएगा? देखो CH3 CH CHOH था पहले से, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। एक ही लोन पेयर बचा, क्योंकि दूसरे वाला तो दयावान के वजह से इसको दे दिया ना, और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया। अब मुसीबत, अच्छा यहाँ पे एक और CH3 है, चलो दे दिया। अब इसी दयावान नेचर की वजह से ऑक्सीजन पे हो गया मुसीबत। क्या? ऑक्सीजन हो गया गरीब। अब ऑक्सीजन को वापस किसी दूसरे से एक को दिया और दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ रहा है, तो क्या करेगा? इस पास वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा? ये CH3 CH, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। कार्बन को गरीब बना करके ऑक्सीजन निकल गया वाटर होके OH। ये वाला पहले से था और ये बॉन्ड टूटने की वजह से यहाँ पे अब ऑक्सीजन के पास अपना नॉर्मल इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन ऐसा करने से कार्बन पे मुसीबत आ गया। क्या? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अच्छा एक बात बताओ, दिस इज कार्बोकेटायन, राइट? कार्बोकेटायन, ये क्या है? कार्बोकेटायन है। ये तो समझ में आ रहा है ना। अब कार्बोकेटायन कौन सा डिग्री कार्बोकेटायन है? तो इसका ये जो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे है, ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से लगा है, सो दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन, है ना। जब भी कार्बोकेटायन बनेगा देयर विल बी रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट कैसे होगा? रीअरेंजमेंट कैसे होगा थोड़ा देखो स्टूडेंट्स। रीअरेंजमेंट कैसे होगा? तो रीअरेंजमेंट होता है या तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए या फिर मिथाइल शिफ्ट हो जाए। क्या बोला मैंने स्टूडेंट? थोड़ा ध्यान से दो। या तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए या तो मिथाइल शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन जो था, यहाँ पे ये कार्बन के पास ये हाइड्रोजन था ना। अच्छा एक और बात, अगर हाइड्राइड शिफ्ट भी पॉसिबिलिटी है, मिथाइल शिफ्ट का भी पॉसिबिलिटी है, तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा।
फिर से समझो, अगर किसी जगह पे मिथाइल शिफ्ट भी हो सकता है, कहीं पे हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है, तो कौन सा वाला प्रेफर्ड होगा? हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये वाला हाइड्राइड इसमें आ जाएगा और देखो रीअरेंजमेंट हो रहा है, CH3 ये हाइड्रोजन माइनस होकर के यहाँ पे चला जाएगा कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ये बॉन्ड तोड़ देगा और H माइनस होकर के निकल के इस पे चला जाएगा, तो CH, और ये वाला टूट गया था तो कैसा हुआ होगा? सोचो ना, H माइनस हो गया होगा ना, ये इसके पास चला गया, H माइनस होकर के चला गया और कार्बन में प्लस चार्ज था, ये प्लस और माइनस मिल करके एक बॉन्ड बना देगा। तो ये क्या एक साथ हम लोग इसको CH2 कर सकते हैं, CH2 CH3। लेकिन ऐसा करने जब गया हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन जब ऐसा करने गया तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया। चलो कोई बात नहीं, तो अभी ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के बजाय इस कार्बन पे आ गया। कब? जब इस हाइड्रोजन खुद को रीअरेंज करके उसमें चला गया। और ऐसा क्यों होता है, क्यों किया ऐसा? तो मैंने क्या बताया, दिस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट, दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड शिफ्ट। ऐसा करने से फायदा क्या हो? फायदा ये हुआ कि पहले वाला 2 डिग्री कार्बोकेटायन था, है ना, अभी हो गया ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, अब ये बात समझना होगा, ये एडजेसेंट में ही होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ पे होगा, यहाँ से यहाँ पे शिफ्टिंग होगा, नहीं, एडजेसेंट वाले पे ही होना होगा, एडजेसेंट वाले पे ही होना होगा, एडजेसेंट वाले पे ही होना होगा, दिमाग में बिठा लो। तो ये देखो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। तो दोनों में स्टेबल कौन सा ज़्यादा है? 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल है। तो अब जो हमारा ये Br माइनस का अटैक था वो इस पे होगा ना, इस कार्बन पे होगा, तो ज़्यादा स्टेबल है, वहीं पे आएगा। ये जो स्टेबल ज़्यादा होता है कोई भी उसी के पास जाता है ना। तो इन दोनों में स्टेबल कौन सा? ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करने आएगा? यहाँ पे आएगा अटैक करने के लिए, और प्रोडक्ट क्या बना देगा? CH3 यहाँ पे आ जाएगा Br, CH2 एंड CH3। तो ये हुआ मेरा मेन प्रोडक्ट। ये नहीं, ये हम अगर हमें जिन बच्चों को मैकेनिज्म नहीं पता है वो डायरेक्टली यहाँ से ये रिएक्ट करके ये बनाएंगे, बट हमें मैकेनिज्म पता है तो हम ये बनाएंगे। ये डिफरेंस है। दिस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। लिख लो, चलो अच्छे से लिख लो। चलो लिख लिया तुमने, वीडियो पॉज करके लिख लो। अब यहाँ पे एक बात समझना होगा, जो जिंक क्लोराइड आया था ना, जिंक क्लोराइड आया था ना, जिंक क्लोराइड का फंक्शन क्या है? तो सर ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। हाँ, तो रोल ऑफ जिंक क्लोराइड यहाँ पे जो हमने लिया था, रोल ऑफ जिंक क्लोराइड, तो ये नंबर 1 ये तो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। सही बात है, ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो कैटलिस्ट का ज़रूरत कहाँ पड़ता है? जहाँ पे रिएक्शन स्लो होता है, वहाँ फास्ट करने के लिए। तो जनरली 3 डिग्री अल्कोहल के केस में 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्टिविटी बहुत हाई होता है। पढ़ा था ना, 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्टिविटी हाई होता है। तो अगर हम 3 डिग्री में जिंक क्लोराइड नहीं भी देंगे तो भी रिएक्शन होगा, बट 1 डिग्री अल्कोहल के लिए जिंक क्लोराइड हमें देना ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक क्लोराइड? इट एक्ट्स एज कैटलिस्ट। सेकंड, इट एब्जॉर्ब्स वाटर। जो वाटर निकल रहा था ना, इसमें बाई प्रोडक्ट वाटर निकल रहा था ना, उसको ये जिंक क्लोराइड एब्जॉर्ब भी करता है। एंड थर्ड, it helps to generate H plus ion from HCl। ये HCl से H plus ion मतलब प्रोटॉन को निकालता है, इजीली प्रोड्यूस करता है, सो दैट प्रोटॉन का अटैक होगा अल्कोहल में और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया? रोल ऑफ जिंक क्लोराइड। जल्दी से लिख लो इसको, जल्दी से फटाफट लिख लो, रोल ऑफ जिंक क्लोराइड। वीडियो को पॉज करके लिख लो। अच्छा, अब तुम्हें एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ जो कि एकदम न्यू है तुम्हारे लिए, क्लास 12 में एकदम न्यू है ये, रिटेंशन एंड इन्वर्शन का कॉन्सेप्ट। रिटेंशन एंड इन्वर्शन का कॉन्सेप्ट, रिटेंशन ऑफ द स्ट्रक्चर, इन्वर्शन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, है ना, रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्शन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, इसे पढ़ना तुम्हें होगा। ये अब जेई लेवल पे हम लोग जा रहे हैं।
मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा कंपाउंड है, सपोज कर लो RCOH, यहाँ पे R' है, यहाँ पे H है, मान लो एक ऐसा अल्कोहल है, ठीक है। थोड़ा ऐसे बनाते हैं इसको, बॉन्ड को समझ में आएगा। R' एंड H ऐसा है, मान लो अल्कोहल, ये R', ये अल्काइल, ये डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, ये डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है। इसमें अगर हमने HCl डाला ना, HCl डाला तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा? अगर ऐसा बन जाता प्रोडक्ट, समझो थोड़ा, अगर Cl यहाँ लग गया, यहाँ पे R', यहाँ पे R और यहाँ पे H हो गया, थोड़ा गौर करो, इसको देखो, इसको देखो, ये जस्ट उल्टा हो गया ना, ये जस्ट इन्वर्ट हो गया ना, इन्वर्ट हो गया ना। सो दिस इज कॉल्ड इन्वर्शन, दिस इज कॉल्ड इन्वर्शन। मैं अभी ये नहीं बता रहा हूँ कि HCl से ये इन्वर्शन होगा, ये नहीं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि इन्वर्शन क्या होता है ना। और रिटेंशन, रिटेंशन क्या होगा? जस्ट ऐसे ही रहेगा सर, एकदम सिंपल सा ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे R', यहाँ पे R, यहाँ पे H, OH की जगह पे क्या लग गया? Cl। दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। व्हाट इज रिटेंशन, व्हाट इज इन्वर्शन? अल्टीमेटली प्रोडक्ट का अगर तुम देखो तो प्रोडक्ट दोनों सेम ही है, नेमिंग करोगे तो सेम ही आएगा। बट अगर थ्री डायमेंशनली अगर हम लोग समझेंगे, थ्री डायमेंशनली अगर समझेंगे तो कोई एक जो इसको स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में, ये इसके रिस्पेक्ट में ये वाला स्ट्रक्चर ऑपोजिट हो गया, उल्टा हो गया है, तो इसको इन्वर्शन बोलेंगे। बट इसी तरह है ये स्ट्रक्चर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिटेंशन बोलेंगे, ठीक है। और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मतलब कोई एक डेक्स्ट्रो होगा और कोई एक लीवो आइसोमर होगा, ठीक है। लेकिन ये रिटेंशन का एंड इन्वर्शन का तभी पढ़ेंगे हम लोग जब ये अल्कोहल, जब ये वाला मॉलिक्यूल, जब ये रिएक्टेंट मेरा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तभी हम लोग रिटेंशन एंड इन्वर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? ऑप्टिकली एक्टिव ये कैसे पता चलेगा? जब इसमें कोई एक ऐसा कार्बन होगा, कोई एक ऐसा कार्बन होगा जो कि क्या होगा? एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक होगा, मतलब वो कायरल होगा। वो क्या होगा? कायरल कार्बन। अब इसका मतलब क्या है? कितना बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट पड़ रहा है। कायरल एकदम छोटा है, एकदम घबराना नहीं बच्चों, एकदम बेस से स्टार्ट करें, एकदम ऊपर तक जाएंगे, चिंता मत करो। कायरल मतलब एक ऐसा कार्बन जिसका चारों वैलेंसी डिफरेंट होगा, चारों वैलेंसी डिफरेंट। देखो इस कार्बन का एक बॉन्ड किससे? अल्काइल से, दूसरा डिफरेंट अल्काइल से, तीसरा हाइड्रोजन से एंड चौथा RH। तो ये चारों जो चीज़ है, चारों अलग अलग है। तो ये कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टीरियो सेंटर या फिर एसिमेट्रिक कार्बन, या फिर हम लोग इसको क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। तो अगर किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। आगे पढ़ेंगे, ज़रूरी नहीं है कि कायरल कार्बन होने से ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल समझो कायरल कार्बन है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो जाकर के उसका रिटेंशन एंड इन्वर्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तभी उसका हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, वरना हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो रिटेंशन एंड इन्वर्शन समझ में आया। अब ये जो रिएक्शन हमने पढ़ा था HCl के साथ, जिसमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा था, जिसमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा था एज इंटरमीडिएट, HCl के साथ जो हमने रिएक्शन पढ़ा था अल्कोहल का, HCl के साथ जो हमने रिएक्शन पढ़ा था, इसका इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हो रहा था? कार्बोकेटाइन। जहाँ पर भी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है वो रिएक्शन फॉलो करता है SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1, फर्स्ट ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, वो मैकेनिज्म फॉलो करता है। और जहाँ पर SN1 फॉलो होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे SN1, वहाँ पे रिटेंशन भी होता है एंड इन्वर्शन भी होता है। तो दो आइसोमर बनेगा, रिटेंशन आइसोमर भी बनेगा एंड इन्वर्शन आइसोमर भी बनेगा, एंड दोनों इक्विमोलर अमाउंट में होता है और मिल करके क्या बनाएगा? रेसिमिक मिक्सचर कंपाउंड, रेसिमाइजेशन, रेसिमिक मिक्सचर बना देगा।
याद रखो, कहीं पर भी अगर कार्बोकेटाइन के थ्रू हो रहा है रिएक्शन, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है, तो वो कौन सा वाला मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN1। और कहीं जहाँ पर भी SN1 होगा वहाँ पे रिटेंशन वाला भी प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्शन वाला भी प्रोडक्ट बनेगा और रेसिमिक मिक्सचर अल्टीमेटली बना देगा। ठीक है। और ये कब आएगा सवाल, रिटेंशन इन्वर्शन का कब आएगा, जब ये वाला अल्कोहल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा तभी। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, जब इसमें कोई एक ऐसा कार्बन होगा जो क्या होगा, कोई एक ऐसा कार्बन होगा जो क्या होगा बताओ, कायरल होगा। सर हमने यहाँ पे C2H5 ले लिया, यहाँ पे CH3 ले लिया, यहाँ पे H ले लिया। ठीक है, C2H5 CH ले लिया, इसको HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं हम लोग, तो क्या बनेगा, तो हमें पता है ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो सर इसमें एक इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा। अच्छा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा, इसका मतलब SN1 फॉलो करेगा। तो चलो SN1 फॉलो करेगा, तो SN1 फॉलो करेगा तो क्या होगा, रिटेंशन भी होगा एंड इन्वर्शन भी होगा। रिटेंशन के लिए, रिटेंशन में सेम साइड से अटैक होता है, सेम साइड से अटैक होता है, एंड इन्वर्शन में पीछे से अटैक होता है, बैक साइड से, बैक साइड से अटैक होता है। ठीक है, रिटेंशन में फ्रंट से अटैक होता है ना, और इन्वर्शन में बैक साइड से अटैक होगा। किसका, तो HCl का। ये जो Cl माइनस है अगर बैक से अटैक करेगा, बैक से अटैक करेगा, तो ये स्ट्रक्चर पूरा ऑपोजिट आ जाएगा। C2H5 इधर आएगा, ऊपर में CH3 रहेगा, इधर H रहेगा, और Cl पीछे से अटैक करके इधर आकर के लग जाएगा। देखो अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, इन्वर्शन हुआ। क्यों, क्योंकि Cl माइनस का अटैक बैक से भी होगा और SN1 है जबकि, तो रिटेंशन भी होगा, मतलब Cl माइनस का अटैक, ये न्यूक्लियोफाइल, वही तो नाम है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ से होगा, फ्रंट से भी होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, C2H5 C CH3 H, और यहाँ क्या लग जाएगा, Cl। ठीक है, तो देखो एक्चुअली में ये दो प्रोडक्ट बनेगा, एक होगा रिटेंशन और एक होगा इन्वर्शन। ठीक है, और दोनों एक ही अमाउंट में बनेगा, दैट्स वाई इसको मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो ये सवाल कब आएगा रिटेंशन का, कब आएगा इन्वर्शन का, जब हमारा ये कंपाउंड, स्टार्टिंग कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देगा, प्लेन पोलराइज लाइट को वो रोटेट करने का कैपेबिलिटी रखता है इस कंपाउंड का सॉल्यूशन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री का एक टॉपिक ही अलग से मैंने वीडियो बनाया है, उसको जा करके देख लेना तो समझ में आएगा। तो देखो ये इसमें ये कार्बन है, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला एक ऐसा कार्बन है जो कि स्टीरियो सेंटर है, जो कि कायरल है। देखो कायरल है, जिसके चारों तरफ में अलग अलग वैलेंस, अलग अलग ग्रुप या फिर एटम्स जुड़े हुए हैं, चारों वैलेंसी डिफरेंट है। वैसा कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, फिर से बोलो मेरे साथ, कायरल कार्बन बोलेंगे। कायरल कार्बन मतलब एसिमेट्रिक कार्बन, मतलब ये क्या कर सकता है, ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। तो ऐसा कहीं पे अगर अल्कोहल होगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तभी हम रिटेंशन और इन्वर्शन का बात सोचेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें पता है कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, तो SN1 फॉलो करेगा। SN1 जहाँ फॉलो करता है वहाँ पे रिटेंशन भी होता है, इन्वर्शन भी होता है, तो दोनों ही प्रोडक्ट एक्चुअली में बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लिख लो जल्दी से, इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करके सारा नोट कर लो। इसके बाद रिएक्शन किसके साथ हम लोग को करना है, ROH का PCl5 के साथ, PCl5 वाला है ना, PCl5 के साथ क्या बनाएगा, RCl प्लस बोलते जाओ POCl3 प्लस बोलो HCl। ठीक है, अब ये तो हमारा रिएक्शन है, यहाँ तक पढ़ लिया हमने। यहाँ के दो तीन इंपॉर्टेंट बात है, क्या, HCl कितना मिलेगा, जितना OH होगा एक मॉलिक्यूल में, ये हमें पता है। और PBr5 लेंगे तो क्या RBr बनेगा,
सर ये होगा ही नहीं तो आप लीजिएगा क्या, तो हम लोग सोच ही नहीं सकते। PI5 के बारे में भी हम लोग नहीं सोच सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2-3 बार मैंने इस बात को बोल दिया, तुम्हारे दिमाग में अब अच्छे से आ गया होगा, अब शायद नहीं तुम बोलो। अब इसका मैकेनिज्म अगर देखोगे तो उसके पहले ये समझो, ये गैसियस भी होता है और ये PCl5 सॉलिड में भी होता है। सॉलिड PCl5 सॉलिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में। PCl5 गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, PCl5 सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। और इसमें भी अगर रिएक्शन देखोगे तो इसमें भी RCl बनेगा, POCl3 बनेगा एंड HCl बनेगा। अगर इसका मैकेनिज्म देखोगे तो मैं इसका मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूँ, इसका मैकेनिज्म दोनों का है, पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। बस इम्पॉर्टेंट बात जो एंट्रेंस में पूछ सकता है वो ये है कि गैसियस में अगर ये कायरल हुआ, फिर से बात, ये कभी गैसियस हो या फिर सॉलिड हो, दोनों में तुम देख रहे हो प्रोडक्ट सेम ही बन रहा है। तो डिफरेंस क्यों आ रहा है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ गैसियस का अलग से, सॉलिड का अलग से, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? इसका रीज़न ये है कि अगर ये कायरल हुआ, मतलब ये अगर इसमें कोई कायरल कार्बन हुआ, मतलब अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ ये अल्कोहल, तो हम फिर से सोचेंगे किसके बारे में, रिटेंशन एंड इन्वर्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन वगैरह फॉर्मेशन नहीं होता है, वो तो HCl था वहाँ पे होता था, इसमें कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता, इतना जान के रख लो। तो गैसियस वाले में क्या होता है, गैसियस वाले में SNI फॉलो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामॉलिक्यूलर, आई मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर। अच्छा कितने टाइप का होता है, SN1 पता है, SN2 पता है ना, SNI पता है, ये अब इतने जान के रखो। SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉलो होता है, SNI फॉलो होता है गैसियस वाले केस में। और जहाँ पे SNI फॉलो होगा वहाँ पे क्या होने वाला है, रिटेंशन होने वाला है, ठीक है। जहाँ पे SNI फॉलो होगा वहाँ पे रिटेंशन होने वाला है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन होगा। एक्चुअली में हम लोग SNI को क्या बोलते हैं, टू टाइम्स ऑफ SN2, 2 टाइम्स ऑफ SN2, मतलब SN2 होगा तो एक बार बैक से लगेगा, है ना। अगर एक SN2 हो जाएगा तो बैक से लग के क्या हो जाएगा, इन्वर्शन हो जाएगा। एंड और एक बार जब SN2 होगा तो फिर से जब बैक से लग जाएगा तो वो अल्टीमेटली इसका रिटेंशन हो जाएगा, अल्टीमेटली उसका क्या होगा, रिटेंशन होगा, ठीक है। तो एक्चुअली में इसमें SNI होता है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ SN2, मतलब एक बार इन्वर्शन और उस इन्वर्शन का फिर से इन्वर्शन, मतलब वो एक्चुअली में इसके टर्म में वो, इसके रिस्पेक्ट में वो रिटेंशन ही होता है। तो उतना समझने का ज़रूरत नहीं है तुम्हें, बस इतना याद रखो, गैसियस के केस में SNI मैकेनिज्म फॉलो करता है, इंट्रामॉलिक्यूलर, दैट्स वाई रिटेंशन होता है। और गैसियस सॉलिड PCl5 के केस में जो कि इस तरह से एग्जिस्ट करता है, प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा, बट अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से समझोगे तो यहाँ पे फॉलो होता है SN2 फॉलो होता है, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी इन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो इन्वर्शन होगा कॉन्फ़िगरेशन का क्या होगा, इन्वर्शन। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई एक अल्कोहल इस तरह से है, R1 R2 R3 मान लो ऐसा है, एंड OH लगा हुआ है, इसके साथ अगर हमने PCl5 डाल दिया, चलो देखते हैं, इसके साथ अगर हमने PCl5 डाल दिया, गैसियस वाला डाल दिया, तो क्या होगा, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। तो पहली तो बात ये समझो कि ये रिटेंशन इन्वर्शन वाला बात कब आएगा, जब यहाँ पे कोई कायरल कार्बन है। देखो ये कार्बन कायरल है ना, क्योंकि एक तरफ इसका चारों वैलेंसी डिफरेंट है, तो ये कायरल कार्बन है, तभी हम रिटेंशन, तभी हम इन्वर्शन के बारे में सोचने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, C गैसियस मतलब SNI, गैसियस मतलब SNI मतलब रिटेंशन मतलब R1 R2 एंड R3
यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। ठीक है, देखो रिटेंशन हुआ है कॉन्फ़िगरेशन का। बट वही अगर PCl5 हमने सॉलिड वाला लिया होता तो ये क्या फॉलो होता, SN2 फॉलो होता। SN2 फॉलो होने से ये क्या होता, R1 R2 एंड R3 और यहाँ पे क्या लग गया होता, Cl लग गया होता इस तरह से। तो इसके रिस्पेक्ट में ये देखो क्या है, इन्वर्टेड, तो ये क्या होगा, इन्वर्शन होगा। ठीक है, तो बस इंपॉर्टेंट बात ये समझना है, अगर तुम्हें कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो गैसियस वाला पकड़ोगे और रिटेंशन कर दोगे। बट अगर बोल दिया है सॉलिड तो तुम्हें इन्वर्शन करना है। लेकिन ये इन्वर्शन रिटेंशन का सवाल कब आएगा, जब ये जो मेरा रिएजेंट है, ये जो मेरा अल्कोहल है, इसमें अगर कोई कायरल कार्बन है तभी आएगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने PCl5 के बारे में भी पढ़ लिया। PCl5 के बारे में जब पढ़ लिया हमने, अब इसके बाद क्या देखना है हमें स्टूडेंट्स, PCl3 वाला पढ़ना है। ROH प्लस PCl3 ट्राइक्लोराइड वाला पढ़ना है। तो तुम्हें याद होगा ये क्या बनाता था, RCl प्लस H3PO3। ठीक है, और ये 3 होता था, ये भी 3 मोल्स होता था। ठीक है, और अगर यहाँ पे हमें PbR3 चाहिए था तो ये डायरेक्टली नहीं चाहिए, नहीं बनता है, इन सिटू चाहिए होगा प्रिपरेशन, तो हम लोग क्या लेते हैं, रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 लेते हैं। आयोडीन के लिए रेड फॉस्फोरस प्लस I2 लेंगे। ठीक है ना, तो चलो हम लोग इसमें भी जान जाएंगे क्या, अगर यहाँ पे कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो उस केस में यहाँ पे क्या फॉलो होगा, उस केस में फॉलो होगा SN2, और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट विल बी इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये बात को तुमको याद रखना है। क्लियर है बच्चों? सिमिलरली एक और लास्ट देख लेते हैं, ROH प्लस SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ क्या बन रहा था, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। इसका नाम क्या था, डार्जन रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्यों, बिकॉज यहाँ पे SO2 एंड HCl गैसेस था, ये दोनों निकल जाएगा, अलग से हमें डिस्टिलेशन करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कौन सा मैकेनिज़्म होता है, SNI इंट्रामॉलिकुलर वाला, तो यहाँ पे रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन होगा, रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये जो हम SN2 SNI पर्टिकुलर रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सभी तुम्हारे एंट्रेंस लेवल पे पूछेगा, तो इसलिए मैंने मैकेनिज़्म डिटेल में नहीं बताया, मैकेनिज़्म नहीं बताया, लेकिन जो उसमें से इम्पॉर्टेंट बात है जो पूछ सकता है वो मैंने बता दिया तुम्हें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस अच्छे से इस सभी चीज़ों को कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे एक अलग सा एक्सेप्शन बताऊँगा, ये अच्छे से ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये अलग सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं तुम लोग को। सपोज कर लो CH3 CHD एंड OH है, ये D है, मान लो कोई एक अलग सा हाइड्रोजन का, ये ड्यूटेरियम वाला हाइड्रोजन है, इसमें अगर हमने SOCl2 डाला तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो SOCl2 डाला है तो यहाँ पे SNI होगा, SNI मतलब रिटेंशन होता है, SN1 मतलब क्या होता है, रिटेंशन भी होता है प्लस इन्वर्शन भी होता है, एंड SN2 मतलब क्या होता है, इन्वर्शन होता है, ये याद रख लो, इन्वर्शन होता है, एंड SNI मतलब रिटेंशन होता है। ठीक है, तो हमें पता है SOCl2 में क्या होता है, SNI होता है, तो रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन होगा CH3 CH, यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है, देखो रिटेंशन हुआ, अगर इन्वर्शन हुआ होता तो कैसा होता, तो यहाँ पे Cl लग जाता, यहाँ पे CH3 हो जाता, यहाँ पे H होता, यहाँ D होता। इसको देखो ये उल्टा हो गया ना, लेकिन हमारा SOCl2 के केस में क्या होता है, रिटेंशन होता है, इसलिए हमने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है ना। अब यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, मान लो सेम चीज़ SOCl2 लेता है बट इन प्रेजेंस ऑफ C6H5N, C6H5N अगर लिया, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिरिडीन, पिरिडीन है ना, ऐसा
पिरिडीन अगर लेता है, C6H5N अगर पिरिडीन लेता है, तब यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होगा ये थोड़ा गौर करो, क्या हो गया, इन्वर्शन। यहाँ पे इन्वर्शन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हमने SOCl2 सिर्फ लिया है तो SNI होगा, SNI होगा और रिटेंशन होगा, कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन होगा। बट अगर हमने SOCl2 के साथ पिरिडीन ले लिया तो ये पिरिडीन क्या करता है, इसके साथ जो रिएक्शन के साथ जो HCl फॉर्म होता था ना, उसको पकड़ के यहाँ पे पिरिडीनियम क्लोराइड बना देता है। क्या बना देता है, पिरिडीनियम क्लोराइड बना देता है। अब रिएक्शन क्या फॉलो करता है, SNI की जगह पे क्या फॉलो करता है, SN2, और SN2 अगर फॉलो किया तो इन्वर्शन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो अगेन यहाँ पे we discussed a very important concept about SOCl2. If alone SOCl2 is reacted with this chiral carbon containing alcohol, it will form a retention compound. But अगर हमने SOCl2 के साथ if we have taken pyridine, then the reaction mechanism will now change and it will follow now SN2, and we all know that according to SN2 the product will be inverted. So inversion of the configuration will occur, right students? तो थोड़ा इस बात को अच्छे से गौर कर लो। हमने क्या किया है इस वीडियो में, एकदम बेसिक से लेवल से तुम्हें बोर्ड्स में क्या क्या चाहिए, उसके बाद हायर लेवल्स में क्या लगेगा, इसको टच किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स खुद से नोट्स बनाओ। मैं बार बार एक ही बात बोलूँगा, ऑर्गेनिक पढ़ना है, खुद का नोट्स बनाओ। कोई टीचर का नोट्स काम नहीं आने वाला है। हाँ, जो पढ़ा है तुमने, मैंने उसी चीज़ को 2 बार 3 बार एक ही बात को बोल दिया है। इसमें तुमको फ़ायदा ये होगा, उसमें तुमको ये फ़ायदा होने वाला है कि तुमको ये फ़ायदा होने वाला है कि तुम बार बार उस चीज़ को देख करके बार बार उस चीज़ को पढ़े हो, तुमने लिख रखा है तो तुम्हें याद रहेगा उस चीज़ को। तो नोट्स बनाओ खुद का। नोट्स बनाने के बाद उसी नोट्स को देख करके रफ़ कॉपी में सेम चीज़ को लिखो। यहाँ पे SN2, यहाँ पे SN1 हो रहा है, तो उसके पहले किससे क्या बन रहा है इस बात को समझो, उसके मैकेनिज़्म को फॉलो करो। कार्बोकेटाइन बन रहा है तो उसका कार्बोकेटाइन बनने से क्या क्या हो सकता है, इस चीज़ को पहले पढ़ो। ऑर्गेनिक रिएक्शंस बहुत सारे हैं। एक बात हमेशा याद रखो, ऑर्गेनिक में तुम्हें बहुत सारे रिएक्शंस को तुमको प्रैक्टिस पे तुम उसका आंसर लिख पाओगे, बहुत सारे रिएक्शन को तुमको प्रैक्टिस के नॉलेज पे गेस करोगे, एंड बहुत सारे रिएक्शंस को तुमको याद करना पड़ेगा। तो ये डिफ़िकल्ट है और बहुत सारे रिएक्शंस है, हज़ारों रिएक्शंस है। तो तुम्हें यहाँ पे बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ, बहुत ही डेडिकेशन के साथ ऑर्गेनिक पढ़ना पड़ेगा। एक बार अगर ऑर्गेनिक तुमने अच्छे से पढ़ लिया, फिर तुम्हें ऑर्गेनिक में कभी डर नहीं लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगा।